पॉलीसिस्ट्रोनिक और मोनोसिस्ट्रोनिक, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा, जीन तो वो होता है जो कि आगे जाकर प्रोटीन बनाए, सॉरी, जीन तो वो होता है जो कि आगे जाकर आरएनए बनाए। फर्क नहीं पड़ता कि कैसा आरएनए बना रहा है, वो आगे जाकर एमआरएनए भी बना सकता है, वो आगे जाकर आरआरएनए भी बना सकता है, वो आगे जाकर टीआरएनए भी बना सकता है। बस मुझे ये पता होना चाहिए कि ये चीजें होती क्या है। अब क्योंकि मैं 3 अलग अलग नाम ले रही हूँ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बात जानते हो बेटा कि एमआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनकी फुल फॉर्म से। एमआरएनए की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए की फुल फॉर्म होती है मैसेंजर आरएनए। क्यों? क्योंकि ये मैसेज लेकर आया है कोडिंग सीक्वेंस का, जो कि कोड कर कर आगे जाकर आपको प्रोटीन बनाकर देगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। इसके बारे में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। एमआरएनए वो आरएनए जो आगे जाकर प्रोटीन बनाएगा, तो इसमें तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, ये तो हम पढ़ते हैं, ये बात हमको पता है। ठीक है, इसके बारे में तो आगे ट्रांसलेशन में भी बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो ये आपका ट्रांसक्रिप्ट है जो कि आगे जाकर प्रोटीन बनाएगा। फिर आपके पास आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग आरएनए जिसको आप बोलते हो आरआरएनए। आरआरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोसोमल आरएनए। अब इस राइबोसोमल आरएनए को समझने के लिए ना आपको अपने दिमाग में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां पर इसके बारे में पढ़कर आते हो। आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर याद करना होगा, क्योंकि वहां पर आप पढ़ के आते हो। मैं आरआरएनए की फुल फॉर्म आपको क्या बता रही हूँ? राइबोसोमल आरएनए। यानी ये आरएनए कहीं ना कहीं राइबोसोम बनाने में आपकी मदद करता होगा शायद, तभी इसका नाम राइबोसोमल आरएनए। कहीं ना कहीं राइबोसोम बनाने में मदद करता होगा। अब अगर मैं राइबोसोम की आपसे बात करती हूँ बेटा, तो ये राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन बनाने में आपकी मदद करता है। आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, लेकिन आप सेल वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि राइबोसोम एक ऑर्गेनल होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। ये बात आप पढ़ के आए हो कि राइबोसोम की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाने में मदद करना। ये चीज आप पढ़कर आए हो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़कर आए हो। तीसरी चीज जो आप पढ़ते हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ते हो, कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिखने में, राइबोसोम कभी पूरा नहीं होता, 2 सब यूनिट्स का बना होता है। इसका स्ट्रक्चर जब भी देखा जाता है तो इसी तरीके से देखा जाता है कि ये 2 सब यूनिट्स का मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये 2 सब यूनिट्स का मिलकर बना होता है। इन 2 सब यूनिट्स में एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। अक्सर ये दोनों सब यूनिट अलग अलग रहती हैं। जब इन्हें प्रोटीन बनाना होता है सिर्फ तब ये दोनों साथ में आती है। तो मैं लिख देती हूँ, यूनाइट ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन। अभी आगे ट्रांसलेशन में ये चीज आप और डिटेल में पढ़ते हो कि जब प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होगा, जब साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का फॉर्मेशन करने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आप आओगे, तब राइबोसोम की स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट जुड़ेंगी और प्रोटीन बनाने में मदद करेंगी। और जब ये दोनों यूनाइट करती हैं, इनको मैग्नीशियम आयन चाहिए। ये मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ते हो कि मैग्नीशियम स्मॉलर और लार्जर लार्जर सब यूनिट को जुड़ने में मदद करती है, तो जाकर वो प्रोटीन बनाते हैं। अब इसके टाइप भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि वो भी आप पढ़कर आए हो। ये जो राइबोसोम आपके पास है, ये आपको प्रोकैरियोट में भी मिलता है, ये आपको यूकैरियोट में भी मिलता है। प्रोकैरियोट में अगर आपको कहीं मिलता है, मैं थोड़ा सा सेंटर में हो जाती हूँ ताकि आपको मैं ये चीज अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, परफेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम है वो आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा। उनके पास तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा। लेकिन यूकैरियोट के अंदर आपको जो राइबोसोम मिलेगा वो साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा और वो आपको न्यूक्लियस में भी मिलेगा, है ना, क्योंकि वहां पर बनेगा तो आपको वो न्यूक्लियस में भी मिलेगा, न्यूक्लियस में भी मिलेगा। ठीक है, और आपको ऑर्गेनल्स में भी मिलेगा। कुछ ऑर्गेनल्स में भी वहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम से अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बातें बताई हैं, और हर चैप्टर से क्वेश्चन, ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि क्वेश्चन ना आया हो। तो मैं सारी चीजों को कंपाइल कर कर एक जगह आपके पास लिख दे रही हूँ, है ना। तो क्योंकि हर चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो हम सारी चीजें कंपाइल कर लेंगे, कुछ भी चीज मिस नहीं होगी। ठीक है, हमने क्या कहा? राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। प्रोकैरियोट में आपको कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म में। और प्रोकैरियोट में ये कौन से टाइप का होता है बेटा? 70S टाइप का।
कौन से टाइप का होता है? 70s टाइप का। एस क्या है यहाँ पे? स्वेटबर्ग्स यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेल वाले चैप्टर में पढ़कर आए हो। साइज और डेंसिटी के बेसिस पर ये नाम दिया जाता है। तो प्रोकैरियोट में ये होता है 70s टाइप का, लेकिन यूकैरियोट के अंदर ये होता है 80s टाइप का। यूकैरियोट की अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करूं तो 80s मिलेगा, न्यूक्लियस की बात करूं तो भी 80s मिलेगा। ऑर्गेनल्स की बात करूं, ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनल्स जैसे कि प्लास्टिड, इनमें अगर आपको कभी भी राइबोसोम मिलता है तो यहाँ पर आपको 70s टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। तो यूकैरियोट के अंदर मुझे 80s भी मिल रहा है, मुझे 70s भी मिल रहा है, लेकिन प्रोकैरियोट में मुझे 70s टाइप का राइबोसोम मिलता है। अब अगर मैं इस 70s और 80s की फर्दर और बात करूं, तो ये जो 70s टाइप का राइबोसोम होता है ये दो सब यूनिट का मिलकर बना होता है। इसकी स्मॉलर सब यूनिट होती है 30s टाइप की और इसकी लार्जर सब यूनिट होती है 50s टाइप की। वहीं अगर मैं बात करूं 80s वाले राइबोसोम के बारे में, तो ये भी दो सब यूनिट का बना हुआ है। 80s में जो दो सब यूनिट आपको मिलती है, एक होती है 40s टाइप की और एक होती है 60s टाइप की। तो ये दो सब यूनिट आपको 80s के अंदर दिखेंगे। ये दोनों सब यूनिट अलग अलग रहती हैं, लेकिन जब इन्हें प्रोटीन बनाना होता है तब ये दोनों मिलकर बनाती है। राइबोसोम किन दो चीजों का मिलकर बना हुआ है? अभी ये राइबोसोम की सब यूनिट है, ये बात हम जानते हैं। राइबोसोम किस चीज का मिलकर बना हुआ होता है? तो राइबोसोम दो चीजों का मिलकर बनता है। राइबोसोम में एक चीज होती है राइबोसोमल आरएनए, जिन्हें आप आरआरएनए कहते हो, और दूसरी चीज होती है प्रोटीन। कितने तरीके के प्रोटीन होते हैं? 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, जिसपे क्वेश्चन अभी नीट 2023 में आया था। ये लाइन अक्सर लोगों ने, बहुत बड़े बड़े टीचर्स ने भी ये लाइन मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में मिस की हुई थी और ये क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट आया था। तो 80 तरीके के प्रोटीन और आरआरएनए मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, ये मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। अब 70s में कौन कौन से राइबोसोम होते हैं, 80s में कौन कौन से राइबोसोम होते हैं, सॉरी 70s में कौन कौन से आरआरएनए होते हैं और 80s में कौन कौन से आरआरएनए होते हैं, वो बात मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आरआरएनए के बारे में। एमआरएनए के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें आरआरएनए के बारे में पढ़ना है। तो आरआरएनए के बारे में मैं यहाँ पर आपको लिखकर पूरी चीज यहीं पर साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो इसको आप भी लिख लेना। यहीं पर आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, इसको आप भी यहाँ पर जो है लिख लेना। ठीक है, चलो इसको देखो जरा, इसको देखो जरा। 70s और 80s यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों अलग अलग टाइप के होंगे, दोनों चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ आरआरएनए की, तो यही आरआरएनए के नीचे आपको मैं लिख देती हूँ कि हमने कहा कि हमारे पास या तो 70s टाइप का राइबोसोम होता है या फिर हमारे पास 80s टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक है, 70s टाइप के राइबोसोम में दो सब यूनिट होती है, 30s होती है, 50s होती है। 80s में दो सब यूनिट होती है, 40s होती है, 60s होती है। अगर इसको पढ़ लोगे ना बेटा तो ये आपके बहुत काम ही आएगा, इसलिए इस चीज को याद रखना। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ और सच में आपके बहुत काम आएगा। अब क्या है, इसको ऐसे याद रखो, कौन कौन प्रोटीन तो सब में 80 तरीके के प्रोटीन सब में, उससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना, पर आरआरएनए सब में अलग अलग होता है, उसके बारे में जरूर याद रखना। अगर मैं 30s की बात करूं तो इसके अंदर होता है बेटा 16s, 16s कौन सा आरआरएनए होता है? 16s, क्योंकि छोटी सब यूनिट है ना, तो 16s। 80s में छोटी सब यूनिट कौन सी है? 40, इसमें आपको मिलेगा 18s इस तरीके से याद कर लो। 70 की छोटी सब यूनिट में 16 है, तो 80 की छोटी सब यूनिट में 18 होता है। ठीक है, वहीं अपने बात करते हैं किसकी? 50s की। तो 50s बना होता है 23s का, 23s का। वहीं मैं इसके 60s की बात करूं तो इसमें 28s तरीका है बस याद करने का। वहां 23s है तो यहाँ पर 28s, बड़ी यूनिट्स मिलेंगे आपको थोड़ी, तो 28s उसके सिवा यहाँ पर आपको 5.8s भी देखने को मिलेगा, एक एक्स्ट्रा आपको मिलेगा 5.8s एक आरआरएनए है विच इज 5s जो आपको दोनों में देखने को मिलता है। 5s ये आपको 70s में भी देखने को मिलेगा और 5s ये आपको यूकैरियोट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5s। अगर ये आपको याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आप टाइप्स ऑफ आरआरएनए भी आपको पता चल जाएंगे कि ये होता है जनरली यूकैरियोट में और ये होता है जनरली प्रोकैरियोट में। तो यूकैरियोट में 1 2 3 4 4 तरीके के आरआरएनए हैं और प्रोकैरियोट के अंदर बेसिकली 3 तरीके के आरआरएनए हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा राइबोसोमल आरएनए है जो 70s में भी होता है और 80s में भी होता है, तो वो आपका 5s होता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि वो दोनों के अंदर होता है। फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा
कि स्मॉलर सब यूनिट जो है प्रोकैरियोट के राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट में कौन सा आरआरएनए 16S है। इधर 16 है तो इधर 18 है, इधर 23 है तो इधर 28 है। 8 वाले सारे वैसे यहाँ पर आ जाएंगे बेसिकली, 18, 28 और 5.8, 8 वाले सारे यहाँ पर आ जाएंगे। उसके सिवा एक 5S आरआरएनए होता है जो कि दोनों के अंदर प्रेजेंट। तो आरआरएनए यहाँ पर प्रेजेंट है राइबोसोम में। ये आरआरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। अब ये आरआरएनए बनता कहाँ है? हमें पता है डीएनए से आरएनए बनता है, तो ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये आरआरएनए बनता कहाँ पर है, इसके बनने की लोकेशन क्या है, तो वही बात आपके सामने आएगी कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। आप प्रोकैरियोट के बारे में बात कर रहे हो या यूकैरियोट के बारे में बात कर रहे हो। तो यूकैरियोट के अंदर ऑफ कोर्स न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बनेगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस में ही बनता है। लेकिन प्रोकैरियोट के पास साइटोप्लाज्म के सिवा कुछ होता ही नहीं, तो वहां पर आरआरएनए अगर बनेगा तो साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा, ये बात होगी। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज है आरआरएनए के बारे में जिसपे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक रीजन है जिसे आप कहते हो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये आपने पढ़ा होगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वाले रीजन का जो डीएनए होता है वो आरआरएनए बनाने का काम करता है। तो मैं इसको भी यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ, कभी आपसे पूछा जाए आरआरएनए कहाँ बनता है और ऑप्शन में न्यूक्लियोलस हो यूकैरियोट के लिए खास करके, तो न्यूक्लियोलस को अच्छी खासी प्रायोरिटी देना। न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल रीजन है जिसे आप न्यूक्लियोलस बोलते हो, और ये न्यूक्लियोलस ही आगे जाकर आपके लिए आरआरएनए बनाता है। कौन कौन से आरआरएनए बनाता है? सारे 8 वाले। 18S भी बनाएगा ये, 28S भी बनाएगा ये, और 5.8S भी बनाएगा ये। ठीक है, 5S ये नहीं बनाता, 5S न्यूक्लियोलस के बाहर बनता है, पर ये तीनों जो 8 वाले हैं वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं, ये बात आप याद रखना। तो आरआरएनए क्या है? आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल क्यों बोला? क्योंकि राइबोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर ये आरएनए बैठा होता है। ये आरएनए बनता कहाँ है? यूकैरियोट में न्यूक्लियस में बनता है, प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में बनता है। आरआरएनए का दो काम है, स्ट्रक्चर में तो है ही है, उसके सिवा फंक्शन भी है बेटा। फंक्शन क्या है कि जब जब हमने एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे और हमने कहा था आरएनए खुद एंजाइम की तरह काम करता है, जिसकी वजह से आरएनए वर्ल्ड के बारे में हमने पढ़ा, तो आरएनए खुद पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम की तरह काम करता है, जिसे आप बोलते हो राइबोजाइम। अगर आपका आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है उसे आप बोलते हो राइबोजाइम। तो वो राइबोजाइम क्या था? वो राइबोजाइम आरआरएनए ही था। कौन सा आरआरएनए था बेटा? 23S आरआरएनए, जो आपने प्रोकैरियोट में देखा। प्रोकैरियोट के अंदर आपने 23S आरआरएनए देखा। ये 23S आरआरएनए खुद एंजाइम की तरह काम करता है, इसको बोलते हैं राइबोजाइम। इसीलिए आरआरएनए के बारे में एक बात बोली जाती है कि इसका स्ट्रक्चरल रोल भी है, इसका कैटेलिटिक रोल भी है। स्ट्रक्चरल रोल तो इसलिए कहा क्योंकि ऑफ कोर्स ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर ही पूरा का पूरा आरआरएनए का बना हुआ है, और कैटेलिटिक रोल इसलिए बोला क्योंकि ये एंजाइम की तरह का। तो ये था आपका राइबोसोमल आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रखता है, जहां से भी क्वेश्चन आ सकता है उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। बनेगा कहाँ? न्यूक्लियस में भी बनता है, साइटोप्लाज्म में भी बनता है। और अगर आप कभी देखो डीएनए से बनने वाले आरएनए, तो डीएनए से आरआरएनए भी बनता है, टीआरएनए भी बनता है, एमआरएनए भी बनता है। लेकिन एमआरएनए तो वो आरएनए है जो आगे जाकर प्रोटीन बनाएगा, और मैंने आपको अभी बताया था कि पूरे डीएनए में सिर्फ 2% डीएनए होता है जो आगे जाकर प्रोटीन बनाता है। इसलिए अगर कोई आरएनए सबसे कम बनेगा तो वो एमआरएनए। एमआरएनए इतना कम बनता है बेटा, सिर्फ 2 से 5% डीएनए आगे जाकर एमआरएनए बनाता है। सबसे ज्यादा डीएनए से कोई आरएनए बनता है तो आरआरएनए। कितना? 80%। 80% आरएनए जो होते हैं वो आरआरएनए ही होते हैं। उसके बाद 15% टीआरएनए होते हैं। टीआरएनए के बारे में आप डिटेल में ट्रांसलेशन में पढ़ोगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी का सीक्वेंस एकदम फॉलो करेंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे कम कुछ बनता है तो एमआरएनए। कितना? 2 से 5%। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एमआरएनए के बारे में देख लिया, आपने यहाँ पर आरआरएनए के बारे में देख लिया। लास्ट चीज जो आपके पास आती है वो है टीआरएनए। टीआरएनए का एक काम, एक फंक्शन मैं आपको बता रही हूँ, इसका स्ट्रक्चर और डिटेल आप ट्रांसलेशन में पढ़ोगे, वहां उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं आरएनए से प्रोटीन बनता है। आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है? अभी थोड़ा सा बेसिक सी चीज मैं आपको बता रही हूँ। आरएनए है और ये आरएनए आगे जाकर प्रोटीन बनाता है। आरएनए से प्रोटीन ऐसे बनता है कि आरएनए के पास एक कोडिंग होती है, एक कोड है, जिस कोड को पहचान के इसके सामने अमीनो एसिड आते हैं, और वो अमीनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। सीधी सी बात होती है ये। आरएनए को प्रोटीन लाकर, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड लाकर कौन देता है? टीआरएनए। टीआरएनए एक्चुअली ट्रांसफर करता है किसका? अमीनो एसिड का। आरएनए को रीड करेगा,
आरएनए को रीड कर कर पहचानेगा कि अच्छा इसका मतलब है, इस कोड का मतलब है। जैसे कोड्स होते हैं ना बेटा, 0-1 बाइनरी लैंग्वेजेस होती हैं, या आप HTML कोड ले लो, तो कोई कोड पहचानना, पहचान वो किसका कोड रहा है, आरएनए का। किसका कोड पहचान रहा है, आरएनए का, यानी न्यूक्लियोटाइड है, और इस न्यूक्लियोटाइड के बदले अमीनो एसिड लाकर दे रहा है। तो ये डीकोड करने का काम टीआरएनए का होता है। टीआरएनए न्यूक्लियोटाइड को पहचान कर अमीनो एसिड ला कर देता है ताकि प्रोटीन चेन बन सके। इसीलिए इसका नाम होता है टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। ये सॉल्युबल हो जाता है इसलिए इसको सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये अपने एक एंड पर अमीनो एसिड रखता है तो ये अडेप्टर की तरह काम कर रहा है, इसको अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। ये तीनों नाम टीआरएनए के होते हैं। टीआरएनए का स्ट्रक्चर अलग अलग है, 2D में अलग है, 3D में अलग है, बहुत बार उससे क्वेश्चन आया है। जो 2D का इसका स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग लूप्स और आर्म्स होती हैं, उस पर क्वेश्चन आता है, तो वो ट्रांसलेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है कि पूरे डीएनए का 15% डीएनए टीआरएनए बनाता है, और टीआरएनए जो आपके पास बनता है उसे ट्रांसफर भी बोलते हैं, उसे सॉल्युबल भी बोलते हैं, उसे अडेप्टर भी बोलते हैं। इतना काम आपका चल जाना चाहिए। तो जो ट्रांसफर आरएनए आपके पास होता है उसे सॉल्युबल या एसआरएनए बोलते हैं। ये 15% होता है। ये बन के कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। ऑफकोर्स साइटोप्लाज्म में जाएगा, क्यों जाएगा बेटा, फॉर्मेशन और प्रेजेंट दो अलग अलग चीज है, याद रखना। फॉर्मेशन सबका न्यूक्लियस में है, बनेगा डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस में, लेकिन ये आएगा साइटोप्लाज्म में ताकि ये ट्रांसलेशन या प्रोटीन बनाने में मदद कर सके। ये ट्रांसलेशन या प्रोटीन बनाने में मदद कर सके। इसका काम है जेनेटिक कोड को रीड करना और उसके सामने अमीनो एसिड लाकर प्रोटीन बनाना। उसके सामने अमीनो एसिड लाकर प्रोटीन बनाने का काम उसका होता है। और फाइनली आपके पास आता है एमआरएनए। तो एमआरएनए न्यूक्लियस में डीएनए से बनेगा, 2 से 5% है, और ये आगे जाकर ट्रांसलेशन कर कर प्रोटीन। तो आपने पढ़ लिए 3 तरीके के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। आरआरएनए भी बना कहाँ पर बेटा, न्यूक्लियस में। और साइटोप्लाज्म में क्या थे, प्रोटीन। वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आए होंगे, इस आरआरएनए से जुड़े होंगे, और आरआरएनए से जुड़ने के बाद उन प्रोटीन ने राइबोसोम बनाया होगा। तो एक्चुअली राइबोसोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियस में ही होता है। पहले न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा, आरआरएनए बनाएगा। प्रोटीन कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे। साइटोप्लाज्म से ये प्रोटीन चलकर कहाँ आए होंगे, आरआरएनए के पास, न्यूक्लियस के अंदर आए होंगे। दोनों ने मिलकर राइबोसोम बनाया होगा, और फिर इस राइबोसोम का ट्रांसफर हुआ होगा साइटोप्लाज्म में। फिर इस राइबोसोम का ट्रांसफर हुआ होगा बेटा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जाने के बाद इसने वहां पर आपके लिए प्रोटीन बनाए होंगे। तो ये तीनों चीजें आपके पास थी। क्वेश्चन आता है इन तीनों चीजों से, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे सबसे पहले आता है अमाउंट, अमाउंट के बाद आएगा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बाद आएगा टाइप। पहले तो इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करो। अमाउंट की अगर आप बात करो तो आपको आपके सामने दिख रहा है कि सबसे ज्यादा तो आरआरएनए होते हैं 80%, फिर 15% टीआरएनए होते हैं, और सिर्फ 5 से 6 या 2 से 5% एमआरएनए होते हैं। तो क्या सीक्वेंस याद रखना, ये डायरेक्टली नीट लेवल के क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। अमाउंट में सबसे ज्यादा आपके पास होगा आरआरएनए, आरआरएनए से कम होगा आपके पास टीआरएनए 15%, और सबसे कम आपके पास होगा एमआरएनए, ठीक है। स्टेबिलिटी की अगर आप बात करो तो सेम सीक्वेंस, अमाउंट और स्टेबिलिटी का एकदम सेम सीक्वेंस होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल आरआरएनए होता है क्योंकि इसको जाके किसी का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये बहुत स्टेबल है। उससे कम स्टेबल होता है टीआरएनए, और एमआरएनए तो इतना कम स्टेबल है कि बात बात पे डर होता है कि इसको कोई डिग्रेड कर देगा। इसीलिए इसको बचाने के लिए 7 मिथाइल कैपिंग और पोली ए टेल ये सब हम लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है। तो एमआरएनए स्टेबल नहीं होता। अगर ये स्टेबल होता तो इसको जेनेटिक मटेरियल बना दिया जाता। तो ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल आरआरएनए है, उससे कम टीआरएनए है, सबसे कम एमआरएनए है। वही हम बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स के अंदर भी बेटा देखा गया, देखो मुझे अब खुद बताओ, टाइप्स की बात करते हैं यहाँ पे। तो एमआरएनए का टाइप सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा एमआरएनए का टाइप सबसे ज्यादा, आप खुद सोचो। इतने सारे प्रोटीन्स हैं हमारे पास, 30,000 जीन है जो 30,000 प्रोटीन बनाते हैं ऑन एन एवरेज। तो 30,000 तरीके के एमआरएनए होंगे आपके पास। हमारे पास आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ोगे जिसमें आप एक बात पढ़ोगे कि हमारे पूरे डीएनए में लगभग 30,000 जीन है। कितने सारे एमआरएनए हैं। तो टाइप की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मेरे पास एमआरएनए है। एमआरएनए से कम मेरे पास टीआरएनए होता है। टीआरएनए के बारे में आपको याद रखना है, 33 तरीके के टीआरएनए होता है, ठीक है। वैसे तो 20 अमीनो एसिड्स हैं, उनके लिए 33 तरीके के टीआरएनए आपके पास प्रेजेंट होते हैं। सबसे कम आरआरएनए होते हैं। आप खुद देखो आरआरएनए आपके पास कितने हैं, 4 टाइप के हैं, 1 2 3 4 यूकैरियोट में, और 3 तरीके के हैं प्रोकैरियोट में। ओवरऑल लोगे तो भी 5 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 तरीके के हैं। तो ये जो है, अगर मैं सिर्फ यूकैरियोट के अंदर बात करूं तो 4 टाइप्स के हैं,
ठीक है। और ये ऑफ कोर्स मैनी सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि जितने तरीके के एमआरएनए उतने तरीके के प्रोटीन। टाइप कोई आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा एमआरएनए, फिर टीआरएनए, फिर आरआरएनए। स्टेबिलिटी और अमाउंट कोई आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा आरआरएनए, फिर टीआरएनए, फिर एमआरएनए। एक और चीज होती है बेटा यहाँ पे विच इज साइज, है ना, उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। एक और चीज होती है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, साइज। साइज मतलब कौन सा आरएनए कितने ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। तो बेटा जो आपका ये एचएनआरएनए बनता है और जो आपके पास आरआरएनए होता है, ठीक है, इन दोनों का साइज ज्यादा होता है और लगभग लगभग सेम भी होता है। मैं यहाँ पर इक्वल टू भी बना रही हूँ कि कभी आरआरएनए ज्यादा बड़ा होगा, कभी एचएनआरएनए, पर लगभग सेम साइज के होते हैं। पर टीआरएनए वाला मॉलिक्यूल थोड़ा छोटा होता है, वो बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड का नहीं बना होता, वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। स्टेबल कौन ज्यादा है, अमाउंट किसका ज्यादा है, आरआरएनए, फिर टीआरएनए, फिर एमआरएनए। टाइप किसके ज्यादा है, एमआरएनए, फिर टीआरएनए, फिर आरआरएनए। साइज किसका बड़ा है, एचएनआरएनए और आरआरएनए का साइज बड़ा है और छोटा आपके पास टीआरएनए। तो ये सारी चीजें हमने आरएनए के टाइप के बारे में भी डिस्कस कर ली। फाइनली हम प्रोसेस डिस्कस करें। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का। प्रोकैरियोट के लिए अंदर अलग देखेंगे और यूकैरियोट के अंदर अलग देखेंगे। अब जरा रेप्लिकेशन याद करो। रेप्लिकेशन में प्रोकैरियोट में 3 तरीके के डीएनए पॉलीमरेज थे, 1 2 3, याद है आप लोगों को। लेकिन रेप्लिकेशन के बाद जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हो प्रोकैरियोट में, तो एक ही एंजाइम है, बिल्कुल होच पोच नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। प्रोकैरियोट के अंदर ले देकर एक ही एंजाइम है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, और ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। एक एंजाइम सारे काम करेगा, इनिशिएशन भी करेगा, एलोंगेशन भी करेगा, टर्मिनेशन भी करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं बेटा, एंजाइम एक है पर उसको मदद करने के लिए जो को फैक्टर्स है वो काफी है, काफी को फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी मदद करते हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है, कभी कोई आपसे पूछे इस आरएनए पॉलीमरेज का मेन फंक्शन क्या है, कोई क्या एंटी वाली पूछेंगे, अगर इसका मेन फंक्शन आपसे पूछा जाए कि इस एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है, या एक्चुअली ये कोर एंजाइम, ऐसे आएगा क्वेश्चन, या तो मेन फंक्शन आएगा या फिर वहां पर कोर एंजाइम कर कर वर्ड लिखा होगा कि ये कोर एंजाइम क्या काम करता है। कोर मतलब अकेला, कोई को फैक्टर इसकी मदद नहीं कर रहा, एकदम अकेला। इस कोर एंजाइम का मेन फंक्शन होता है एलोंगेशन। अकेला ये एंजाइम एक ही काम करना जानता या करना चाहता है, जिसे आप बोलते हो एलोंगेशन। प्रमोशन और टर्मिनेशन के लिए इसके पास, यानी इनिशिएट और एंड करने के लिए इसके पास कुछ कोफैक्टर्स होते हैं। अगर मैं बोलूं ये मेरा एंजाइम है, एंजाइम का नाम है आरएनए पोल, अगर ये एंजाइम अकेला कुछ करना जानता है तो बेटा एलोंगेशन करना। अकेला ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू भी नहीं कर सकता, खत्म भी नहीं कर सकता। अगर इसको शुरू करना है अपने ट्रांसक्रिप्शन को, तो इसको एक एंजाइम चाहिए, इसको एक कोफैक्टर चाहिए। उस कोफैक्टर को कहा जाता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, ये सिग्मा फैक्टर इसके लिए कार की हेडलाइट की तरह काम करता है और पूरे डीएनए की चेन पर इसको प्रमोटर पहचान के देखता है कि ये लो भाई, ये लो भाई, प्रमोटर आ गया, अब तुम बाइंड करो, ट्रांसक्रिप्शन कर लो। तो एंजाइम को प्रमोटर नहीं दिख रहा, प्रमोटर पहचानने में और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करने में सिग्मा फैक्टर इसकी मदद करता है। वहीं इसको ये चला जा रहा है, चला जा रहा है, आरएनए बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा कि मुझे रुकना कब है। तो रुकने के लिए थोड़े टाइम बाद सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करवाकर हट जाता है। सिग्मा फैक्टर हेडलाइट का काम था, बिठाकर पटरी पर वो हट जाएगा, पूरा एलोंगेशन हो जाएगा, पूरा आरएनए बन जाएगा। फाइनली इसको बताना पड़ेगा कि ब्रेक लगाओ, गाड़ी रोको। उस टाइम एक नया फैक्टर इसके पास आएगा, उस नए फैक्टर को आप बोलते हो रो फैक्टर। उस नए फैक्टर को कहते हैं रो फैक्टर। तो रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन करने में मदद करता है, सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करने में मदद करता है, ये नाम याद रखना। और रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन करने में मदद करता है, वो टर्मिनेशन करने में मदद करता है। ये कोर एंजाइम अकेला एलोंगेशन करना जानता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले डायग्राम से ही सारा प्रोसेस समझा देती हूँ। ये आपके पास मान लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, एक प्रमोटर होगा, एक टर्मिनेटर होगा, एक कोडिंग रीजन होगा और एक टेम्पलेट होगा। अब यहाँ पर आपके पास कोडिंग क्या है और टेम्पलेट क्या है। प्रमोटर अगर यहाँ पर बैठा है तो उसके पास जो 5 प्राइम है, उसके पास जो 5 प्राइम है यहाँ पे, वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपके पास कोडिंग रीजन होगा। यानी ये ऊपर वाला जो सीक्वेंस है ये मेरे पास कोडिंग रीजन है, राइट। और मेरे पास ये जो नीचे वाला डीएनए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डीएनए का स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, ये टेम्पलेट है। और इस टेम्पलेट सीक्वेंस के सामने नया आरएनए आपके पास बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बैठा आपके पास एंजाइम, ये रहा आपके पास प्रमोटर। प्रमोटर पर कौन आया बैठने, आरएनए पॉलीमरेज। क्या आरएनए पॉलीमरेज अकेला स्टार्ट पॉइंट को पहचान पाता, नहीं पहचान पाता। हेडलाइट की तरह कौन बैठा था, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करवाता है। याद रखना, इनिशिएशन में 2 चीजें होती हैं। पहली चीज, आपको ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है।
स्टार्ट कर कर आपको फ्यू आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड कर कर देने हैं। शुरुआत का मतलब सिर्फ पहचानना नहीं है, शुरुआत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि स्टार्ट साइट को रिकॉग्नाइज करो और बात खत्म। रिकॉग्नाइज करने के बाद थोड़ा सा आरएनए बनाकर भी देना है। थोड़ा सा आरएनए बनाने के साथ साथ आप जानते हो डीएनए को अनवाइंड भी करना होगा, उस हिस्से के डीएनए को अनवाइंड भी करना होगा, तभी आप वहां पर एक नया आरएनए बनाओगे। और ये तीनों चीजें इनिशिएशन में होती हैं। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर जाकर बाइंड करता है, डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है, आरएनए का सिंथेसिस इनिशिएट करता है एकदम स्टार्ट पॉइंट पे टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। ये हो गया आपके पास इनिशिएशन। इनिशिएशन के बाद क्या करना है जी, एलोंगेशन। अब वो काम अकेला कोर एंजाइम करना जानता है, अब उसको बस आगे बढ़ता जाना है, बढ़ते बढ़ते डीएनए को खोलते जाना है और नई आरएनए की स्ट्रैंड बनाते जाना है। यहाँ पर बेटा ये आपको बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा, पर ये नई छोटी सी आरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बनना शुरू हो चुकी है। तो दूसरा स्टेप आपके पास आता है एलोंगेशन का। ये पॉलीमरेज आगे आगे डाउनस्ट्रीम जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम बढ़ता रहेगा, डीएनए को खोलता रहेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक नया आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनाता जाएगा। और ये जैसे जैसे आगे जाता जाता है बेटा, पीछे पीछे डीएनए वापस जुड़ता जाता है। ये एंजाइम यहाँ था, ये आगे जाएगा, डीएनए के सामने नया आरएनए बनाएगा और ये खुद आगे जाएगा, पीछे वाली स्ट्रैंड वापस हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री वापस बना लेगी। यहाँ आप सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन नहीं लगाते, यहाँ आपको इतने लंबे समय के लिए डीएनए नहीं खोलना, इतने हिस्से में डीएनए ओपन होगा, सामने नया आरएनए बनेगा, ये आगे जाएगा, ये हिस्सा वापस बंद हो जाएगा। तो एक तरीके से जैसे जिप खुलती है ना, तो ये आगे जाता है, पीछे वाली बंद होती जाती है, पीछे वाली बंद होती जाती है। और जैसे जैसे आगे जाएगा एक पूरा नया अपने पीछे पीछे, देखो इतना हिस्सा खोला, पीछे वाला वापस बंद हो गया। और ये जैसे जैसे आगे जाता है एक नया आरएनए यहाँ पर आपके लिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाता रहता है। लास्ट में आपके पास आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन करवाने में मदद करता है रो फैक्टर। अब यहाँ पर इसको सिग्मा की तरह नहीं बनाना चाहिए था, रो फैक्टर ऐसा होता है, रो फैक्टर है ना। तो ये जो रो फैक्टर आपके पास होता है, ये बता देता है कि बस हो गया ट्रांसक्रिप्शन। जैसे ये बताएगा आपको कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया, जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बना था वो रिलीज कर देंगे पूरा। सबसे पहले देखो स्टेप में हुआ, सब कुछ अपने आप से नहीं होता। सबसे पहले जो नया आरएनए बनता है उससे लीव करवाया जाता है कि ठीक है तुम तो बन गए, तुम तो निकलो। फिर उस वाले हिस्से का डीएनए क्लोज होगा ना, उस वाले हिस्से का आप डीएनए क्लोज करोगे। जो एंजाइम, जो आरएनए पॉलीमरेज वहां पर बैठा था वो लीव करेगा और फिर आपका फाइनली एक नया ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने आ जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम 5 प्राइम टू 3 प्राइम आया था। अच्छा इन्होंने रो फैक्टर यहाँ पर सही बनाया, यहाँ पर नहीं बनाया ना, तो ये सिग्मा फैक्टर एक्चुअली हट जाता है। ओके, तो यहाँ बस ये आपको एलोंगेशन में ये बताया है कि थोड़ी दूर तक बेटा सिग्मा फैक्टर जाता है, फिर सिग्मा फैक्टर हट जाता है, थोड़ी दूर तक सिग्मा फैक्टर जाता है, फिर सिग्मा फैक्टर हट जाता है, पूरा एलोंगेशन कंप्लीट होता है। टर्मिनेशन तक बैठ के रो फैक्टर इसकी मदद करता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। रेप्लिकेशन जितना कॉम्प्लिकेटेड, लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड जैसा कुछ भी हमको यहाँ पर नहीं दिखना। आगे बढ़ो, आरएनए बनाओ, खत्म करो। तो 3 स्टेप आपके पास है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन की अगर मैं बात करूं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में प्रमोटर साइट पर बैठेगा, डीएनए को अनवाइंड करेगा पार्शियली, सिर्फ उस हिस्से में जहां पर बैठा है। कौन मदद करेगा? पॉलीमरेज एंजाइम। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर बैठेगा। सिग्मा फैक्टर किसके पास बैठा है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के पास बैठा है। प्रमोटर को पहचानने में मदद करेगा और आपको उस डीएनए से प्रमोटर को, आरएनए पॉलीमरेज को वहां पर बाइंड करने में मदद करेगा, प्रमोटर के साथ उसको बाइंड करने में मदद करेगा। अब क्या है, मीडियम से न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स उठाए जाएंगे, यानी फिर से आप डीएनटीपीज वहां से उठाओगे। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि कौन कौन से डीएनटीपीज उठाओगे। आप उठाओगे ए, यू, जी और सी। ए, यू, जी, सी, है ना। आरएनए आपको बनाना है तो डी नहीं, सिर्फ एनटीपीज। डी तब बोलते जब डीएनए बनाना होता, तो सिर्फ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स आप उठाओगे। डीऑक्सी नहीं होने चाहिए, डीऑक्सी नहीं होने चाहिए, एनटीपीज होने चाहिए। और उसमें कौन कौन से एनटीपीज आप उठाओगे? आप उठाओगे यहाँ पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट एंड साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे। टेम्पलेट डीएनए है, उसके सामने नया आरएनए बनेगा, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री नया आरएनए बनेगा। जैसे जैसे आगे जाओगे डीएनए अनवाइंड होता जाएगा और अनवाइंड होकर एक नया आरएनए बनाकर आपको दे देगा। बढ़िया, ये हमने देख लिया। फिर हमारे पास क्या आ रहा है? एलोंगेशन। एलोंगेशन अकेला कोर एंजाइम कर देता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज कर देता है। थोड़ी सी एनर्जी और मैग्नीशियम आयन चाहिए, काम कर देगा।
किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपने क्या उठाए, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स उठाए, एक्टिवेटेड थे, है ना, तो चारों आपके पास है, सबस्ट्रेट की तरह काम करेंगे, एनर्जी भी देंगे। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए टेम्पलेट, और जो आरएनए बनेगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड से बिल्कुल सेम होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के बिल्कुल सेम होता है। और फाइनली हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या है, ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है नया बना हुआ आरएनए नीचे छोड़ता जाता है बेटा। तो आप जब टर्मिनेशन तक पहुंचोगे तो सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रेच होगा जो एंजाइम से एसोसिएटेड होगा, बाकी तो लीव कर चुका होगा नया आरएनए, है ना। जो नया आरएनए आपके पास बना है जिसे आप नेसेंट आरएनए बोलते हो, और आरएनए पॉलीमरेज, they both fall off once the polymerase reach the terminator site। जैसे टर्मिनेटर साइट पे पहुंचोगे, पहचानने में कौन मदद करता है, टर्मिनेशन फैक्टर, जिसे रो फैक्टर कहा जाता है। अब वो आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज को बताएगा कि बस हो गया ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए आपको नहीं चाहिए, सिंस एमआरएनए does not require any processing to become active in bacteria। बैक्टीरिया में जो आरएनए बन गया, उसके बाद कोई स्प्लाइसिंग नहीं करना, कुछ उसको एक्टिव नहीं करना। और बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन सेम कंपार्टमेंट, बैक्टीरिया के पास तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जैसा कुछ है ही नहीं, उसके अंदर वही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वही ट्रांसलेशन हो रहा है। तो ट्रांसलेशन कैन ऑफन बिगिन बिफोर द mRNA इज एंटायरली ट्रांसक्राइब। अब ये बात समझने वाली है जो रेगुलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन में भी आती है, कि हमारे अंदर ना सब चीजें बहुत कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। न्यूक्लियस में पहले आरएनए बनेगा, वो आरएनए चल के जाएगा साइटोप्लाज्म तक, वहां पर प्रोटीन बनाएगा। लेकिन बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जैसा कुछ अलग अलग है ही नहीं। दूसरी बात, बैक्टीरिया के अंदर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, डीएनए से आरएनए बनना है, इससे पहले कि आरएनए पूरा बना हो, अभी तक आरएनए लीव ही नहीं किया है, अभी भी आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बना रहा है, उससे पहले उस आरएनए पर राइबोसोम बैठकर प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। बिफोर द एमआरएनए इज एंटायरली ट्रांसक्राइब्ड, उसका ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब आरएनए बनता है, पहले एचएनआरएनए बनता है, उसको मैच्योर करना पड़ेगा, उसको स्टेबल बनाना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं ट्रांसलेशन होगा। ऐसा कुछ पंगा प्रोकैरियोट के पास होता ही नहीं है। तो उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन ही एक इकलौता ऐसा हिस्सा है जिसको अगर रेगुलेट कर लिया तो कर लिया, क्योंकि एक बार अगर ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया ना, फिर वो तुरंत ट्रांसलेशन भी कर देगा, फिर आप उसको रोक नहीं पाओगे, फिर आप उस प्रोटीन बनने को रोक नहीं पाओगे। अगर आपको रेगुलेट करना है, ऑन ऑफ करना है, तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर करना पड़ेगा। किसकी बात कर रही हूँ? बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ। एज अ रिजल्ट बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होता है। आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली केपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है कि खुद अकेला आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एलोंगेशन करता है, लेकिन उसको सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर की जरूरत पड़ती है इनिशिएट और टर्मिनेट करने के लिए। अकेला वो एलोंगेशन करता है, ये बात याद रखें। अब आता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। मुझे बताओ फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ स्प्लाइसिंग का होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे ट्रांसक्रिप्शन के लोकेशन न्यूक्लियस है, इनके ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन साइटोप्लाज्म थी, है ना, लोकेशन साइटोप्लाज्म थी। पहला डिफरेंस आया इसका। दूसरा डिफरेंस आया, आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट के पास है वो सिंगल एंजाइम है बस। लेकिन अब मुझे बताओ, रेप्लिकेशन याद करो, रेप्लिकेशन में यूकैरियोट्स में जब रेप्लिकेशन हो रहा था तो कौन कौन सा एंजाइम था? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, इतने तरीके के एंजाइम्स आपके पास प्रेजेंट थे। लेकिन यूकैरियोट के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। 3 तरीके के एंजाइम आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि यूकैरियोट के अंदर होते हैं। इसीलिए यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। अब ये चीज कंफ्यूज करती है, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार लिख रही हूँ। पहली बात हम किसकी करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज की। फिर हम किसकी बात करेंगे? आरएनए पॉलीमरेज की। ठीक है, जस्ट आपकी रिवीजन के लिए। डीएनए पॉलीमरेज की बात प्रोकैरियोट के अंदर भी करेंगे और यूकैरियोट के अंदर भी करेंगे। वहीं आरएनए पॉलीमरेज की बात प्रोकैरियोट के अंदर भी करेंगे और यूकैरियोट के अंदर भी करेंगे। डीएनए पॉलीमरेज की बात अगर मैं प्रोकैरियोट के अंदर करती हूँ तो उनके अंदर 3 तरीके के एंजाइम थे, डीएनए पोल 1, डीएनए पोल 2, डीएनए पोल 3। वहीं आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट के अंदर 3 तरीके का होता है, 1 2 3। कंफ्यूज मत होना। अगर मैं डीएनए पॉलीमरेज की बात करूं यूकैरियोट के अंदर, तो आपको कितने तरीके के मिले थे? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, अगर आपको याद हो, ये सारे तरीके हमने देखे थे। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में सिंगल एंजाइम। ये लिख लेना, कहीं रिवीजन करने में आपकी मदद करेगा।
हम क्या पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन। तो यूकैरियोट के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज हैं वो 3 तरीके के होते हैं, 1 2 3। और कौन सा पॉलीमरेज कौन सा आरएनए बनाता है, इस पे इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 2019 आप देख सकते हो, 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन आया था और फिर से क्वेश्चन आने का चांस है। आरएनए पोल 1 क्या बनाता है, आरएनए पोल 2 क्या बनाता है, आरएनए पोल 3 क्या बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सीक्वेंस याद रखना 1 2 3, और ऐसे ही राइट याद रख लेना। तो RH याद रख सकते हो, RH याद रख सकते हो। तो जो पॉलीमरेज 1 होता है बेटा वो RRNA बनाता है, जो पॉलीमरेज 2 होता है वो HNRNA बनाता है, और जो पॉलीमरेज 3 होता है वो tRNA बनाता है। जो पॉलीमरेज 1 है वो कौन से RRNA बनाता है, सारे 8 वाले, यानी 18S हो गया, 28S हो गया और 5.8S हो गया। बचा क्या, 5S RRNA बचा, 5S RRNA बचा। तो वो 5S RRNA ये रहा, पोल 3 बनाता है। 5S RRNA पोल 3 बनाता है, tRNA पोल 3 बनाता है, HNRNA पोल 2 बनाता है, जो आगे जाकर mRNA भी बनाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो, बस राइट याद रखना RH। सारे 8 वाले RRNA 1 में बनेंगे, 5S वाला T में बनेगा। T में क्या क्या बनता है, एक आपके पास बनता है 3 से tRNA, 5S RRNA, उसके सिवा एक और आपके पास RRNA बेटा विच इज नोन एज SNRNA। इसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं, छोटा सा आरएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये यूकैरियोट को स्प्लाइसिंग में मदद करता है। इसलिए ये यूकैरियोट में ही होता है क्योंकि ये यूकैरियोट को स्प्लाइसिंग में मदद करता है। एक और आरएनए होता है बेटा जिसका नाम है SCRNA, वो भी यही बनाता है, पोल 3 ही बनाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए। इसका काम क्या होता है कि ये जो है सिग्नल पेप्टाइड बनाता है ना, सिग्नल सीक्वेंस, सिग्नल पेप्टाइड बनाना, जो कि ER पे बनने वाले प्रोटीन को गोल्गी बॉडी तक का रास्ता दिखाता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बस नाम याद रख लेना कि अगर SCRNA आता है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए आता है, वो भी पोल, ठीक है। राइट याद रखना, जरूर याद रखना। पोल 1 क्या बनाता है, पोल 2 क्या बनाता है, पोल 3 क्या बनाता है, आपको ये बात आनी चाहिए। हुआ क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। यूकैरियोट के अंदर हमारा जो आरएनए बनता है वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन, देखो कितना फिर से इसी में से क्वेश्चन 2012 में आया था कि अगर मैं आरएनए पॉलीमरेज 3 को हटा दूं, आरएनए पॉलीमरेज 3 को हटा दूं न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो कौन से आरएनए का बनना अफेक्ट होगा। क्या RRNA का बनना अफेक्ट होगा, क्या mRNA का बनना अफेक्ट होगा, क्या tRNA का बनना अफेक्ट होगा। तो tRNA का बनना अफेक्ट होगा। मानती हूं एक RRNA 5S RRNA पोल 3 बनाता है, लेकिन मेजर RRNA तो पोल 1 बना रहा है, इसलिए पोल 3 का हट जाना अगर किसी चीज को अफेक्ट करेगा तो tRNA को ज्यादा अफेक्ट करेगा। तो ये आपको तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके का क्वेश्चन आया था। एक तरीके से आपका PYQ भी यहाँ पे रिवाइज हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। एक चीज तो आ गई आपके पास ये। अब जरा अगर आप सीक्वेंस की बात करोगे बेटा या प्रोसेस की बात करोगे, तो प्रोसेस वही है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा रो फैक्टर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ पॉलीमरेज आएगा, इनिशिएशन करने के काबिल है, लायक है, इनिशिएशन करेगा, एलोंगेशन करेगा, टर्मिनेशन करेगा। लेकिन जो आरएनए बनेगा वो इमेच्योर बनेगा, उसे आप HNRNA बोलते हो। हमारे पास यूकैरियोट में फर्क क्या है कि जो नया नया आरएनए बना है, अभी अभी ताजा ताजा नेसेंट आरएनए बना है, जिसको आरएनए पॉलीमरेज 2 ने आपको बनाकर दिया है, उसको आप क्या कहते हैं, HNRNA। उसको आप क्या कहते हैं, HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। लेकिन ये मेच्योर नहीं है। मेच्योर नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अनवांटेड सीक्वेंसेस हैं जिन्हें आप इंट्रॉन्स कहते हो, कुछ अनवांटेड सीक्वेंसेस हैं जिन्हें आप इंट्रॉन्स कहते हो। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ अनवांटेड सीक्वेंस हैं जिन्हें आप इंट्रॉन कहते हो, और कुछ यूजफुल बेस सीक्वेंसेस हैं जिन्हें आप एक्सोन कहते हो, और आपको इन इंट्रॉन्स को हटाना है। एज अ रिजल्ट इसको एक प्रोसेस करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में आप सारे के सारे इंट्रॉन्स को डिलीट करोगे, और जो बचे हुए एक्सोन्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करोगे, तो जाकर मेच्योर mRNA बनेगा जो कि आगे जाकर प्रोटीन बना पाए। अब ये जो mRNA बनाने का कॉन्सेप्ट है HNRNA से, कोई सिंपल नहीं है। HNRNA से mRNA बनाने में आपको बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जैसे कि कैपिंग एंड टेलिंग। ये हो गया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये जो HNRNA से mRNA बनने का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इसको बोलते हैं पोस्ट
ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, कैपिंग टेलिंग मतलब सीधा तो नहीं बन जाएगा, एचएनआरएनए हवा में तो एमआरएनए नहीं बना लेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आपको आपके इंट्रॉन्स हटाने हैं, एक्सॉन्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो काम होता है, पूरा स्प्लाइसिंग का काम होता है, लेकिन वो इतना ईजी नहीं है। मैच्योर आरएनए बनाना है और मैच्योर आरएनए को न्यूक्लियस से पूरा ट्रैवल कर साइटोप्लाज्म में भेजना है, तो उसको आपको तैयार करना पड़ेगा कि रास्ते में वो अनस्टेबल है, टूट ना जाए, कोई एक्सोन्यूक्लियस उसको कट ना कर दे, इसलिए ये कैपिंग और ये टेलिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास एक आरएनए है, आपके पास एक आरएनए है, आरएनए की जो 5 प्राइम साइट होती है, आरएनए की जो 5 प्राइम साइट होती है बेटा, आपके पास यहाँ पर आप एक कैप लगाते हो, हेड पर आप एक कैप लगाते हो, तो उन्होंने कैप नाम उसको दिया है। किसकी कैप लगाते हो, हम ऐड करते हैं 7 मिथाइल ग्वैनोसिन, ग्वैनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक्चुअली ना ऐड तो सिर्फ 7 मिथाइल ग्वैनोसिन ही करना होता है, लेकिन सीधा ग्वेनोसिन कैसे लाएं, तो पहले ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट आप लाते हो, वहां से फॉस्फेट हम हटा देते हैं और सिर्फ 7 मिथाइल ग्वेनोसिन वहां पर ऐड होता है ना। क्या होता है, बाकी 2 फॉस्फेट बाद में हट जाते हैं, पहले ट्राईफॉस्फेट आता है पर फिर 2 फॉस्फेट हट जाते हैं, 7 मिथाइल ग्वेनोसिन यहाँ पर आपके पास ऐड होता है। अब ये जो मैं 7 मिथाइल बोल रही हूँ, तो मुझे खुद बताओ ग्वेनोसिन किसका बना होगा, ग्वानिन और शुगर का, शुगर पेंटोज शुगर है, उसमें तो 7 कार्बन जैसा कुछ होता ही नहीं, तो ये 7 प्राइम किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम प्यूरिन की चेन ग्वानिन की बात करें। ग्वानिन अगर आपको याद हो तो उसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन, एक्चुअली वो प्यूरिन है जिसमें एक पिरिमिडिन रिंग और एक इमिडाजोल रिंग होती है, उसमें 7 प्राइम है, मैंने आपको बताया है। तो 7 प्राइम पर मिथाइल ग्रुप लगा होगा, ऐसा ग्वेनोसिन आपको चाहिए। और जब मैं ग्वेनोसिन की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं शुगर प्लस ग्वानिन दोनों की बात कर रही हूँ, मैं शुगर प्लस ग्वानिन दोनों की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं न्यूक्लियोसाइड की बात कर रही हूँ। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है बेटा, एक न्यूक्लियोसाइड लिया, न्यूक्लियोसाइड आपके पास कौन सा न्यूक्लियोसाइड है, ट्राईफॉस्फेट है, तो 7 प्राइम मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट की एक कैप आपके पास होती है। अब इतना डिटेल आपने नहीं करना, जब नेट किया जाता है पीएचडी से पहले, तो सीएसआईआर नेट में ये चीज डिटेल में पढ़ी जाती है, आप नीट के स्टूडेंट्स हो, आपके लिए सिर्फ इतना काफी है। देखो आपका एक ई एक्स्ट्रा पर आपका सिंपल सिलेबस है, नेट वालों का ज्यादा डिफिकल्ट सिलेबस होता है, बट एनीवे तो आपने क्या लिया, ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट लिया, नॉर्मली तो वही सबस्ट्रेट आपको मिला होगा, उसमें 7th कार्बन पर आपने मिथाइल ग्रुप ऐड किया होगा, तो आपको 7 मिथाइल ग्वेनोसिन मिला होगा। अब ये जो 7 मिथाइल ग्वेनोसिन का न्यूक्लियोटाइड आपके पास है, जो एचएनआरएनए बना है, उसके 5 प्राइम एंड पर जाकर आपको ऐड करना है। क्या ये मजाक है, क्या ये हवा में हो जाएगा, हवा में तो होगा नहीं, तो एंजाइम चाहिए, एंजाइम का नाम है ग्वेनाइल ट्रांसफरेज। ग्वेनाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम आता है, और ये जो 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट का एक न्यूक्लियोटाइड है, इसको मॉडिफाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड के 7 प्राइम पर आपने मिथाइल ग्रुप ऐड किया होता है, अब क्योंकि आपने 7 प्राइम पर मिथाइल ग्रुप ऐड किया होता है, तो वो जाकर इसके 5 प्राइम एंड पर जुड़ जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको मॉडिफाइड ग्वानिन बोला जाता है ना। और इस मॉडिफाइड ग्वानिन को आपको कहां पर ऐड करना है, 5 प्राइम पर ऐड करना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 5 प्राइम कैपिंग। क्या ये नॉर्मल ग्वानिन का मॉलिक्यूल है, नहीं, मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड क्यों है, अपने 7 प्राइम पर मिथाइल डाल रखा है, बस उतना सा फर्क है, बाकी ट्राईफॉस्फेट इसके साथ है, आपने इसको ऐड कर दिया। किया क्यों, ये कैपिंग करते क्यों है, कैपिंग का फायदा क्या होता है, कैपिंग से ये है कि जो हमारे पास अभी ये एचएनआरएनए है, जिसको हम बाद में एमआरएनए में कन्वर्ट करेंगे, इंट्रॉन्स हटाएंगे तो एमआरएनए बन जाएगा बेटा, इस एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजना है, रस्ते में एक्सोन्यूक्लियस इसको डिग्रेड कर सकते हैं, आपको इसको प्रोटेक्शन देना है, आपको इसको स्टेबिलिटी देनी है, तो ये 2 कामों में आपकी मदद करेगा। जब आप ट्रांसलेशन करने लगोगे इस एमआरएनए से, तो वहां पर ट्रांसलेशन करते टाइम इनिशिएट करने में ये एरिया आपकी मदद करता है, तो ट्रांसलेशन के टाइम रिकॉग्निशन करने में एमआरएनए भी कि अच्छा मुझे यहाँ से ट्रांसलेशन करना शुरू करना है, तो एमआरएनए की रिकॉग्निशन के लिए काम करता ही करता है। दूसरा, जो ट्रांसफर की जर्नी है उसमें कहीं न्यूक्लियस आपके एमआरएनए को डिग्रेड ना कर दें, उसके लिए भी दे प्रोवाइड अ बाइंडिंग साइट फॉर राइबोसोम। तो दोनों मेन चीजें आपके पास आ गई, कहीं कोई न्यूक्लियस डिग्रेड ना कर दे, तो ये स्टेबिलिटी भी देता है, एमआरएनए आपका ज्यादा स्टेबल रहता है। दूसरा, जब राइबोसोम आएगा, राइबोसोम बैठेगा, ताकि उसके अंदर टीआरएनए आए और ट्रांसलेशन हो सके, ट्रांसलेशन कौन करता है, राइबोसोम मदद करता है ट्रांसलेशन करने में, तो राइबोसोम की बाइंडिंग साइट भी आपको कौन प्रोवाइड करती है, ये कैपिंग प्रोवाइड करती है, कि चलो यहाँ पर तुम बैठो और यहाँ से ट्रांसलेशन हम शुरू करें, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या करते हो, टेलिंग।
दो मॉडिफिकेशन हम करते हैं, कैपिंग और टेलिंग। अब टेल मतलब 3' एंड, तो 3' एंड पर एक टेल ऐड की जाती है, और टेल ऐड की जाती है बेटा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स की। अगेन आपके पास अगर मैं एडेनिन न्यूक्लियोटाइड कह रही हूँ, इसका मतलब मैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात कर रही हूँ। एडेनिन प्लस शुगर प्लस 3 फॉस्फेट, पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे हैं। याद रखना न्यूक्लियोसाइड नहीं है, न्यूक्लियोटाइड है। और ऐसे 200 से 300 मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं, और ये टेलिंग भी रिकॉग्निशन प्लस स्टेबिलिटी में मदद करती है। तो पोली ए टेल में आपके पास क्या है, 3' एंड पे 200 से 300 मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं। और कोई टेम्पलेट नहीं है बेटा, कोई टेम्पलेट नहीं है जिसके सामने, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे पास कोई थाइमीन है जिसके सामने मैं ए ऐड कर रही हूँ, नहीं। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आप यहाँ पर एडेनिन ऐड करते जाते हो। इट्स HNRNA। तो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आप बस लास्ट में जाकर इस आरएनए की चेन पर ए के 200 से 300 मॉलिक्यूल ऐड करते हो। अब कैपिंग भी हो गई, टेलिंग भी हो गई, तो आपका HNRNA पूरे तरीके से प्रोसेस कर चुका है। अभी भी बेटा इसको इन्होंने लिखा है इज नाउ नोन एज mRNA, पर अभी आपको इंट्रॉन्स हटाने हैं। कैपिंग और टेलिंग के बाद आपको इंट्रॉन्स वहां से हटाने हैं। Polyadenylation is thought to protect the 3' end from degradation by exonuclease। अगर exonuclease 3' end से आपके आरएनए को कट करने की कोशिश करे तो उनको इतना सारा पोली ए मिलेगा, ये ए को कट करेंगे, कभी आपके एक्चुअल एमआरएनए तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपका एमआरएनए सेफ रहेगा। तो एक्सोन्यूक्लियस अगर कट करने लगेगा भी बेटा, तो वो कितना 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड को कट करेगा, आपका एमआरएनए सेफ रहेगा। वहीं ये जो आपने ग्वानिन मिथाइल ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड ऐड किया है, ये रिकॉग्निशन में मदद करता है और ये भी आपको प्रोटेक्शन देता है। अब आपके पास एमआरएनए बन गया। अब आपको इसके अंदर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में और क्या करना है, तीसरा प्रोसेस करना होता है जिससे आप बोलते हो स्प्लाइसिंग। पहले नीट के सिलेबस में स्प्लाइसिंग बहुत डिटेल में थी, अब उतना डिटेल में नहीं है। बस इतना समझो इंट्रॉन्स हटाने हैं, इतना समझो इंट्रॉन्स हटाने हैं। इंट्रॉन हटाने में भी एक आरआरएनए मदद करता है। कौन सा आरआरएनए मदद करता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसको कौन बना रहा था, आरएनए पोल 3। याद है आपको, आरएनए पोल 3। तो ये आरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स बनाते हैं, या कह लो यही आरएनए आगे जाकर कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है। इन्हें एक साथ स्नर्प्स भी कहा जाता है। इन्हें आपने ये वर्ड सुना होगा, इनको स्नर्प्स भी कहा जाता है। तो ये SNRNPs या जो स्नर्प है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है आपको इंट्रॉन कट करने में मदद करता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखो, ये आपके पास आरएनए था, 5 मिथाइल कैपिंग और 3 मिथाइल टेलिंग इसकी हो चुकी है। इसमें एक्सोन था, फिर इंट्रोन आया, फिर एक्सोन था। मुझे इस इंट्रोन वाले हिस्से को हटाना है और एक्सोन 1 को एक्सोन 2 से मुझे ज्वाइन कर लेना है। ये मेरे पास प्री एमआरएनए, मुझे इसे मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ये स्प्लाइजोसोम आकर बैठता है बेटा। जो कॉम्प्लेक्स बनता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और प्रोटीन का मिलकर, उसको आप स्नर्प्स या फिर स्प्लाइजोसोम कॉम्प्लेक्स बोलते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको स्प्लाइसिंग करने में मदद कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर आकर बैठा, इसके अंदर आरएनए के कुछ ऐसे सीक्वेंस है जो कि इंट्रॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इंट्रॉन से जुड़ते हैं, इनको आपस में यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे। ये खुद एक सर्कल बनाकर अपने आप को कटआउट कर ले जाता है और एक्सोन 1 एक्सोन 2 से जुड़ जाता है। ये सारी चीजें कैसे हुई, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बना, वो डिटेल आपको नहीं करना, वो नेट के सिलेबस में आता है, नीट के सिलेबस में नहीं आता। आपको सिर्फ इतना जानना है कि जी हाँ, इंट्रॉन को आप हटा देंगे। तो स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप इंट्रॉन को हटाते हैं प्री एमआरएनए में से और उसे मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स आपकी मदद करता है वो स्प्लाइसोसोम है, वो इंट्रॉन्स को कट करेगा और एक्सोन्स को वापस एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ज्वाइन कर देगा। एक्सोन 1 एक्सोन 2 एक्सोन 3, वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में इनको ज्वाइन कर देता है। कौन से आरएनए ने स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनाया, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स आपके पास है। एक्चुअली ये SNRNA प्लस प्रोटीन का मिलकर बना होता है, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं। ये कैसे बने हैं, एसोसिएशन ऑफ प्रोटीन विद स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए था और कुछ प्रोटीन्स थे, उनके एसोसिएशन से स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन या स्प्लाइसोसोम बनते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी एंड द स्प्लाइसिंग प्रोसेस शोज डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। इसीलिए आपको जो है आरएनए का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताया हुआ है कि डीएनए से आरएनए बनना, स्प्लाइसिंग का पूरा ये कॉन्सेप्ट हुआ होगा। अब स्प्लाइसिंग के पूरे कॉन्सेप्ट में भी कौन मदद कर रहा है, फिर से एक आरएनए और प्रोटीन मिलकर ये काम कर रहे हैं ना। तो आरएनए अगर वहां पर ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, इमेच्योर होगा, उसने अपने आप को मैच्योर भी कर लिया होगा।
आरएनए वर्ल्ड में ये चीज आती है कि वो खुद प्रोटीन्स की तरह काम करता है। एक आपने राइबोजाइम देखा, यहाँ पर फिर से आरएनए आपके सामने आ रहा है। और ऑलरेडी अगर आप दूसरे वे में ऐसे भी सोच सकते हो, ऑलरेडी अगर मेच्योर आरएनए तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन की लाइन है आपके पास कि हाँ, स्प्लाइसिंग से भी जो है आरएनए वर्ल्ड की प्रमोशन आप कर सकते हो, या इस चीज को अप्रूव कर सकते हो कि आरएनए वर्ल्ड रहा होगा जहाँ आरएनए सब कुछ करता था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको एक 5 प्राइम कैप दिख रहा है, आपको एक पोली ए टेल दिख रही है, लेकिन यहाँ पर इंट्रॉन है, इसीलिए इसको प्री एमआरएनए कहा। कुछ कोडॉन्स हैं, कुछ कोडॉन्स है, लेकिन बीच में इंट्रॉन है। इंट्रॉन को हटाकर एक्सोन को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया। ये 30 और ये 104 और ये 146, तो 1 से 146 तक हमने ज्वाइन कर दिया। बीच में से हमने चीजें हटा ली और ये आपके पास मेच्योर एमआरएनए बन गया। ये मेच्योर एमआरएनए आगे जाएगा, ट्रांसलेशन कर देगा, यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने एक बेसिक टेबल बनाकर सब चीजें ग्राफिकल फॉर्म में आपके लिए ले आई हैं, कि जिससे आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में आपने जो जो डिफरेंसेस पढ़े वो एक साथ भी आपके सामने यहाँ पर आ गए। हम उन्हें रिवाइज भी कर लेते हैं। प्रोकैरियोट का चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे ट्रांसलेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट में आरएनए कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोट में क्या है, सेल का साइज बड़ा होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा और नया सेल बन जाएगा। लेकिन हमारे अंदर पूरी सेल साइकिल है, G1 S G2 है, तो हमें पता है कि G1 और G2 वो दो मेजर फेसेस हैं जिनके अंदर हमारे अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है। प्रोकैरियोट के अंदर जो आरएनए रिलीज हुआ है उसकी प्रोसेसिंग भी अगर होगी तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी। लेकिन यूकैरियोट में उसकी अगर कोई प्रोसेसिंग होगी तो वो कहां पर होगी, वो कहां पर होगी बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होगी। ठीक है, ओके। प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड है। कपल्ड होने का मतलब कभी कभी ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने से पहले ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एकदम सेपरेट है। एक न्यूक्लियस में होता है, एक साइटोप्लाज्म में होता है ना, पूरा मेच्योर होने के बाद करता है। प्रोकैरियोट में पॉलीमराइज, जो पॉलीमरेज एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, वो सिर्फ एक है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर 3 तरीके के होते हैं, 1, 2 और 3। आरएनए पॉलीमरेज को स्टार्ट करने के लिए एक सिग्मा फैक्टर चाहिए, वो तभी जो है ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करेगा। ठीक है, हमारे पास भी अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, पर सिग्मा रो फैक्टर जैसा कुछ हमारे पास नहीं होता। प्रोकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट पॉलीसिस्ट्रोनिक होती है, मोर देन 1 स्ट्रक्चरल जीन उनके पास प्रेजेंट होते हैं। हमारी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट मोनोसिस्ट्रोनिक होती है, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में एक ही स्ट्रक्चरल जीन आता है। प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बिकम इफेक्टिव इन सीटू इन द ओरिजिनल पोजीशन, यानी जहां पर ट्रांसक्रिप्ट बना, एमआरएनए बना, उसका प्रोडक्ट भी वही बनेगा, यानी ट्रांसलेशन भी वही होगा। लेकिन हमारे अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट बनता है न्यूक्लियस में, फिर वो न्यूक्लियस से बाहर आता है और उसकी फंक्शनिंग होती है साइटोप्लाज्म में, प्रोटीन वहां बनता है। प्रोकैरियोट्स को स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे केसेस में मेजरली स्प्लाइसिंग की जरूरत पड़ती है, इंट्रॉन्स हटाने पड़ते हैं। यही बेसिक डिफरेंस ट्रांसक्रिप्शन का आपके पास था, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम जेनेटिक कोड डिस्कस करेंगे, कि कैसे इस आरएनए की डीकोडिंग करनी पड़ेगी ताकि हम अमीनो एसिड बना सके और अमीनो एसिड को ज्वाइन कर हम प्रोटीन बना। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है, अनदर ब्यूटीफुल टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो और हर तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।